मैं एफिडेविट किया, ये मेरा कॉलेज का सर्टिफिकेट, ये मेरे डैडी का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और मेरे चाचा का, काका का, इनके सगे भाई का, मेरे डैडी के यूपी का जाति प्रमाण पत्र सबमिट किया। थाना कलेक्टर ने 2011 में वो यूपी के सर्टिफिकेट को वेरीफाइड किया बाय लेटर। यहाँ से उन्होंने गाजियाबाद के तहसीलदार को लेटर लिखा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि हुआ है। बताओ। उसके बाद जब मैंने 2018 में बेटे के लिए मुंबई में सर्टिफिकेट जमा किया, मुंबई से दोबारा जो है एक लेटर गया यूपी में तहसीलदार को, और वही सेम सवाल पूछा गया कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ से रिप्लाई आया कि ये हमारे यहाँ से इशू हुआ है। ये मेरे काका का सर्टिफिकेट है यूपी का, जो 2 बार वेरीफाइड हुआ, एक बार 2011 में, एक बार 2018 में। बाजू में बीच में मेरे डैडी का स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसके बाजू में लिविंग है, सॉरी, और मेरा कॉलेज का लिविंग है, किशन चंद चेलाराम कॉलेज, दैट मीन केसी कॉलेज चर्च गेट। और ये इनका है अंजुमन इस्लाम, है ना? हाँ। तो मेरे डैडी 3 स्कूल में पढ़े, लोग 5-5 स्कूल में पढ़ते, इसको भी उन्होंने इशू बनाया। मैं खुद 5 स्कूल में पढ़ा हूँ, सहारपुर 4 स्कूल में पढ़ी। तो ये 4-4 सर्टिफिकेट, उनको ये देखना चाहिए कि मेरे पास मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें मैंने फॉर्जरी किया क्या, मैंने मेरे यूपी का काका के सर्टिफिकेट में कोई हेर फेर किया क्या, मेरे पिताजी के सर्टिफिकेट में पैदाइश गाजियाबाद लिखा है, मैंने उसको महाराष्ट्र किया क्या? नहीं किया, महाराष्ट्र नहीं गाजियाबाद ही लिखा है। और आप लोग भेज रहे हो लेटर, चेक करके वहां से रिप्लाई आ रहा है कि ओके है, तब जाके 27 अप्रैल 2011 को मुझे सर्टिफिकेट दिया जाता है। 15 साल बाद पूरी साजिश रच के इसको एक बच्ची को डर से उसके पॉलिटिकल करियर को किस तरीके से बदनाम करके खत्म करे, इसकी साजिश रची गई। अब ये जो जावेद सिद्दीकी है, ये एनसीपी एसपी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, एनसीपी एपी से, सॉरी गढ़ी से, और इलेक्शन हार गया। अब आपको मालूम है एनसीपी घड़ी वाली अजित दादा वाली का थाना में बॉस कौन है, सभी को मालूम है ना? तो इसके पीछे कौन है ये भी सब समझ लो कि जावेद, अगर आज हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते कि यूनुस साहब आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लो, तो हम नहीं लेते। क्यों? कि वो हमारे सदर है, कायद है, हमको उनकी सुनना है, हमारे पार्टी के हेड है। उसी तरीके से जावेद का भी जो हेड है वो सभी को मालूम है कौन है। आज मुमरा में एनसीपी घड़ी चलाने वाले लोगों में बहुत सारे नाम है, नजीब मुल्ला है, अजीज बाटा है, ये सब लोग एनसीपी चला रहे। तो ये एक पूरा ग्रुप मेरी बच्ची के पीछे, जावेद उसी ग्रुप का आदमी है। तो मानसिकता इनकी आप समझ लो कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी एसपी, उनका एक बंदा है साजिद अंसारी, वो एलिगेशंस कर रहा है, थाना कोर्ट में गया है। वो एनसीपी एसपी का हेड कौन है ये भी सबको मालूम है, थाना में ये भी सबको पता है, किसी को छुपाने की जरूरत नहीं कि कौन है। तो कोई 2 ताकतें मेरी बेटी के पीछे लगी है, अपने लोगों के जरिए उनको नाम पे लगाया है कि यहाँ से तुम तहसीलदार के यहाँ करो, तुम यहाँ से कोर्ट में करो और हमको तकलीफ दो ताकि हम एरिया में नहीं कर पाए, बच्ची काम नहीं कर पाए, हम तहसीलदार में लगे रहे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहे।
फिर भी हम खैर काम कर रहे हैं, काम हमारा रुकेगा नहीं और आगे भी बढ़ेगा, वो चल ही रहा है। तो इस तरीके का इन्होंने एक खेल रचा बच्ची को बदनाम करने में। ये सारी कंप्लेंट बिल्कुल झूठी है। जिस तरीके से तहसीलदार ने 7-8 दिन के अंदर एक हियरिंग के अंदर फैसला उसका सुना दिया, बनावटी दस्तावेज, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, हमारे पास आज भी डॉक्यूमेंट मौजूद है सही व सिक्के के साथ में, तो आप कौन होते हो ऑर्डर देने वाले कि ये बनावटी है? उसके लिए कोर्ट है, बहुत हाई अथॉरिटी, बहुत सारे लोग हैं, वो जजमेंट देंगे, वो चेक करेंगे। तो आपने ये ऑर्डर दिया, ऑर्डर के बाद जावेद सिद्दीकी और उसकी जो भी टीम है उन्होंने लेके मुमरा में उसको एक हवा बनाया। मुमरा के आज पूरे इंडिया में जो है ये चल रहा है कि फेक नगर सेविका, फेक, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर ऐसा होता तो हम इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास बैठते नहीं थे। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हमारे पास है। अभी हमने आपके हाथ में माहिती अधिकार दिया है कुछ लोगों के पास, जिसमें जावेद सिद्दीकी के सर्टिफिकेट, जो हमारा कंप्लेनर है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगा, तहसीलदार लिख के देता है, दिखता है दिया है बगैर सही व सिक्के के। ये कैसा जवाब है? स्पष्ट करो ना, दिया है या नहीं दिया है, या हमारा है या नहीं है। दिया हुआ दिखता है बगैर सही सिक्के के, इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि बगैर सही सिक्के के दिया हुआ का क्या मतलब होता है। तो कुल मिला के ये साजिश है बच्ची को बदनाम करने की, और मैं इस पूरी साजिश का खंडन करता हूँ। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, और इसके लिए आगे अभी तक हमको कोई लेटर किधर से आया नहीं, ना स्कूटनी कमेटी से आया, ना कोकन भवन से आया, कहीं से भी हमको कोई बुलावा नहीं। जब आगे आएगा हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, हम देंगे। क्योंकि उमेश पाटिल ने हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, ना मेरे पिताजी का मांगा, ना मेरा मांगा, क्योंकि उनकी मंशा ही कुछ और थी। उनको तो फट अंडर प्रेशर जो ये ऑर्डर पास करना था उन्होंने कर दिया। इवन पैठनकर से लेके जाके, पैठनकर जो है नायब तहसीलदार, उनसे मैंने मेरे डैडी को मिलाया। मैं बोला आप जो पूछ रहे हैं ना, इकबाल अहमद, जहूर अहमद, मैं बोला ये है और ये मेरे पिताजी है, आप इनको मिल लो। अब और क्या सबूत लाके दूं? फिर भी हमारी बताई हुई ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हमारे डैडी को लेके जाके मिलाया। ये सारी चीज़ें रोजनामा में ऐड नहीं हुई और अहवाल में भी इसकी एंट्री नहीं हुई, और बिल्कुल गलत अहवाल साबित किए उन्होंने भेजा है। और जिसका हमने आज कलेक्टर को लेटर दिया है कि तहसीलदार ने जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए हमारे लिए गलत अहवाल आप तक पहुंचाया है, तो हमारी सुनवाई फिर से की जाए। और माननीय कलेक्टर को किया है, और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि अभी ये आपके अंडर में जो है, आप जो भी एसडीओ है उनके अंडर में आप हमारी हियरिंग लगाए, फिर से हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ देंगे और एक सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? बोलिए बोलिए। बोला ते अहवाल मी पूर्णपणे नाकारता, कारण ते खोटा अहवाल दिलेले आहे। बनावटी म्हणजे काय? बनावटी म्हणजे तुम्ही जे कार्यालय आहे तिथून न घेता कुठेतरी बाहेर बनवून आणून तुम्ही सबमिट केलेला म्हणजे ते बनावटी। मला ते एसडीओ डिपार्टमेंटने दिलेला सर्टिफिकेट आहे ते बनावटी कसं का होऊ शकतो, म्हणून मी याला नाकारतो। केले आम्ही आज त्यांच्या विरोधात आम्ही कलेक्टरला तक्रार दिलेली आहे की यांनी असं असं केलेलं आहे, एकी हिअरिंग मध्ये हे सगळा अहवाल सादर केलेला आहे। आम्ही जे आमच्या मान्य त्यांना दिले होते, डॉक्युमेंट दाखवले होते, त्याची कुठेही यांनी नोंद केलेली नाही त्यांच्या अहवालमध्ये। वन साइड इन्होंने अहवाल बनाया है। सगळ्यांना माहित है एनसीपी एसपी कौन चला रहा है और एनसीपी पार्टी कौन चला रहा है, वो सबको मालूम है, और ये उनके ही लोग हैं।
ऑन रिकॉर्ड देखो, आपको बोलता हूँ, एक एनसीपी पार्टी है, एपी और एसपी, एनसीपी एसपी और एक एनसीपी। सभी को मालूम है एनसीपी जो है वो एनसीपी एसपी जो है थाना में जितेंद्र आव्हाड के मार्गदर्शन में चलती है, और एनसीपी ओनली घड़ी है ना जी मुल्ला के मार्गदर्शन में चलती है। तो जब इनके लोग ही लगे हुए तो पूरी लिंक समझ में आती है। हमने ये सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया, हम लोग मुस्लिम, तेली, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तेली समाज असतो ना, तेली समाज लोकांना महाराष्ट्रातला कुठलाच फायदा घेता येत नाही, त्यामुळे तुम्हाला त्या ठिकाणी ओबीसीचा दुसऱ्या कॅन्डिडेटचा हिस्सा तुम्ही घेतला गेलेला आहे। मात्र ज्या पद्धतीने तुम्ही दाखवण्यात आलेले गाझियाबाद मधून तुम्ही इथं आले स्थलांतर लोकांना इथं फायदा घेता येत। माझा जन्म मुंबई भांडुप विलेजला झालोय 1973 ला। मेरे पास उसका डोमासाइल भी है। और जे तुम्ही सांगतात सनातन काय सांगितलं तुम्ही, माइग्रेंट। सो उन्होंने ना अपने फायदे का रूल पढ़ लिया, क्योंकि उनको काम करना है। वो पेपर्स मैंने अभी मंगाया हूँ आपको, ये सारे रूल्स, अधिनियम 3 सितंबर 2012 गैजेट है, और उसके अंदर एक डीम डेट दी हुई है, त्याच्यात एक डीम डेट दिलेला आहे। ते डीम डेट म्हणजे प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर 1950। त्या प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर मध्ये जे कास्ट आहे ओबीसी, एसटी, जे एससी, सगळ्यांच्या एक एंडिंग डेट दिलेला आहे। तो आमची जे डेट आहे डीम डेट ते 1967 आहे। माझे वडील 1958 ला जे दाखले आम्ही दाखव, असं तर माझे वडील 1955 पासून मुंबईला आहे राहायला, आणि एज्युकेशन राहायला सगळा तो 1958चा दाखला दिलाय। डीम डेट मध्ये स्पष्ट सांगितलं आहे का जो व्यक्ती डीम डेटच्या वेळी महाराष्ट्र सोडून कुठे दुसरे प्रांतमध्ये असता त्यावेळीला त्यांना मायग्रेंट म्हणतात। म्हणजे जे डीम डेटचे आत आहे ते मायग्रेंट नाही, म्हणून आम्ही मायग्रेंट नाही। तुम्ही निवडणूक आयोगाचे असेल, जिल्हाधिकारी मुंबई असेल, ठाणे विभागीय कार्यालयाची दिशाभूल याचे धक्का देखील तुमच्यावरती लावण्यात आलेला आहे, असं नोटिफिकेशन काढण्यात नाही, आम्ही तुम्हाला सांगितलं ना पहिलाही की सर्टिफिकेट ते एसडीओनी दिलेलं ठाण्यात आम्ही सबमिट केला, 15 वर्षापूर्वी दिला, 8 वर्षापूर्वी सहारचा सर्टिफिकेट काढला 2018 मध्ये, आणि सहारचा जे सर्टिफिकेट दिले ते ऑफिसर वेगळे, माझे जो दूसरा बेटा है उसका जो सर्टिफिकेट दिया वो ऑफिसर वेगळा। जात पडताळणी समिती, मी इतका शाना आणि हे नाही की इतके मोठे मोठे लोकांच्या दिशाभूल करू शकतो। दिशा तो याची भूल झालेली आहे उमेश पाटीलची, की असे खोटे आरोप आमच्यावर लावलेले आहे। सरजी तुम्ही सांगा, दोन्ही एनसीपी तुमच्या मागे का लागले, जसा आरोप केलेला आहे वडिलांनी जे सांगितले की दोन्ही एनसीपी जर पाहायला गेलं तर कुठेतरी मागे लागलेले आहेत, नक्की कारण काय आहे? त्या ठिकाणी एमआय आता 5 नगरसेवक घेऊन राहिले, त्यामुळे ताकद वाढली आहे। ताकद तो वाढलीच आहे ना भाऊ, यांचे 5 नगरसेवक पाडून आम्ही आलेले आहे। ते काही ना कुठे त्यांना याची काय बोलू शकतो मराठीत आता, जलन आहे, जलन, की पोरी कशी वाढली आणि प्रसिद्धी पण वाढली नाही, प्रसिद्धी पण वाढली, पोरी कशी वाढली अशी। तो येणारे आमदारगी यांच्या पाय खाली खसकणार आहे का, ते पोरीला कशा बदनाम करू, मग ये होगा नहीं। इनके जो
क्योंकि इनको हमेशा लोगों ने इनके जुल्म को किया, हम लोग वो नहीं, हम मीडिया के सामने आ गए और हम अपने प्रूफ के साथ में आ गए. मुद्दा मांडलेला आहे की शेख हे जे आडनाव आहे, वडिलांच्या इथे कुठेही त्यांच्या सर्टिफिकेटवर शेख आडनाव दिसत नाही, तुमच्या इथे शेख आडनाव दिसतं, त्या संदर्भात काय सांगाल? आडनाव दिसत नाही. नाही दिसत नाही ते का आडनावच्या काय आहे? जहूर दिसतोय, माझे वडीलचे वडील. इक्बाल दिसतोय, माझे वडील. युनुस दिसतोय, ते मांडत नाही. आणि शेख दिसत नाही, शेख दिसत नाही, खोटा मुद्दा आहे ते. कुठेही ते 4-5 कमिटी, जात पडताळणी कमिटी, 3-3 SD ऑफिसर कधीच विचारले नाही आम्हाला, कधीच विचारले नाही. 25 मार्चला तहसीलदार उमेश पाटीलने हा अहवाल दिला. हो, तुम्हाला एवढे दिवस का लागले हे समोर यायला? आम्हाला 2 तारखेला भेटला भाव तो. 25 ला दिला, पण माझ्या घरी ऑर्डर 2 तारखेला आलाय. आपल्याकडे ते पण सबूत आहे, त्यांच्या पोस्टमॅनची सही वगैरे, ते पेपर सगळे आहे. 2 एप्रिलला भेटलो आम्हाला. आणि आम्ही आमच्या लीगल पेपर वर्क पण करत होता ना. 1 मिनिट. आणि आम्ही काही माहिती अधिकार टाकले ना 2च्या नंतर, त्याच्या नंतर ते माहिती पण भेटायला आम्हाला वेळ लागली ना, म्हणून आता घेतलो आज 20 तारखेला. तुम्ही म्हणताय तुमच्या मागे दोन्ही राष्ट्रवादी लागलेले आहेत. हो हो तुमचा पक्ष तुमच्या बरोबर नाही का? आहे ना. तुमचे गटनेता तिथे समोर काय नाही आले? कारण ते बिझी आहे. आज आपला हे होता, महासभा स्थगित झाली म्हणून नाही आले ते. आमचे महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहे, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहेबांनी बाईट दिलेली, मीडियाच्या समोर येऊन बोलले. त्यांना जो बोलायचा होता की मी आमचा पूरा पक्ष बेटी के साथ खड़ा है, पूरी पार्टी सार के साथ खड़ी है, उन्होंने दिया. शायद आपने देखा नहीं वो बाइट. सर जी आप बताइए इस तरह से आप तुम्हाला लो मैंने स्टार्ट मराठी में बोलो. चालेल चालेल सहार सर बोलो क्या? हाँ अभी सहार बताएगी आपको. आ जाओ बाबा, तुम बैठो, मैं उधर जाऊँ. सहार इधर आ जाओ, बैठ के बोलो. बोला. थांब 2 मिनिटं. चलिए नमस्ते. आप लोगों के सवाल मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले मेरे कुछ जवाब है जो इतने हफ्तों से, 1 हफ्ते से जो चल रहा है मीडिया प्रोपेगेंडा, उसके लिए कुछ जवाब हमारे भी पास है. आपको थोड़ा सा सुनने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी बुलाया गया है. तो मैं शुरुआत करती हूँ. देखिए, एक शेर पेश करूँगी सभी के लिए, मीडिया के माध्यम से जहाँ तक भी ये वीडियोस पहुँच रहे हैं, नौजवानों के लिए खास करके, कि याद रखिए कभी भी कोई भी आपको अगर गिराने की कोशिश करे, चाहे वो पॉलिटिकली हो या पर्सनली हो या किसी भी तरीके से हो, आप ये बात याद रखिए कि अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े. और ये मीडिया में 5-6 दिन से साजिशों का एक सिलसिला चलता आया है और आप सब इसका पार्ट रहे हैं. और अगर 4-5 दिन से झूठ घर घर तक पहुंचाया गया है मीडिया के ज़रिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच का भी हक बनता है कि सच भी घर घर में जाए. और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है, क्योंकि सच से हम भागते नहीं और ऐसे लोगों से जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे हम डरते नहीं, क्योंकि हम सही है, हमारे पेपर वर्क सही है. और एक सवाल किसी मीडिया वाले ने किया कि इतना वक्त क्यों, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हम पे. वो वक्त इसीलिए लिया गया क्योंकि इल्ज़ाम हम पे लगे थे, तो जवाब कब देना है और कैसे देना है वो भी हम तय करेंगे, वो मीडिया तय नहीं करेगी, ना ही वो देश का कोई इंसान तय कर सकता है. मुझ पे, मेरे डैड पे जो इल्ज़ाम लगाए गए उसका जवाब हमको कब, किस वक्त और कहाँ देना है वो हम देंगे. हाँ, आपके मन में सवाल है, आप पूछिए, लेकिन आप डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगा सकते. कुछ मीडिया हाउसेस है, एक बात बताऊंगी आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क थ्योरी, पता है ना मीडिया को क्वेश्चन मार्क थ्योरी पता है आपको? पता है? एक मीडिया वाले के पास से तो जवाब आना चाहिए. हाँ, आप यूज़ करते हैं
क्वेश्चन मार्क थ्योरी, वो ये है कि आप किसी भी इंसान के खिलाफ एक स्टेटमेंट लिख देते हो और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हो अपने आप को सेव करने। तो मीडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई गिले शिकवे नहीं है, सिर्फ इतना है कि जिसके बारे में डाल रहे हो कम से कम उससे पूछो तो कि ये आपके बारे में चीज़ें फैलाई गई है, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है। मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं मीडिया वालों से, माशाल्लाह सभी मीडिया वालों से ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अपर लेवल पे जो टीआरपी का गेम खेला जाता है, टीआरपी के वजह से किसी की इमेज को डिफेम किया जाता है, जो मेरे साथ हुआ है पिछले एक हफ्ते से। मुझे फरार करार दिया गया, मुझे फर्जी करार दिया गया, मेरे डैड के सर्टिफिकेट को बोगस बोला गया, हमको फेक नगर सेवक बोला गया कि हम लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, हमने इलेक्शन जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जीता है। तो ये सभी एलिगेशंस मीडिया के थ्रू लोगों तक जो पहुंचाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है, क्योंकि हमारी इज्जत को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इज्जत देने वाला ऊपर बैठा है। जब वो इज्जत देना डिसाइड करता है तो नीचे बैठे हुए लोग कितना भी जलील करने की कोशिश करे, कोई जलील नहीं कर सकता। ये सब भगवान के हाथ में होता है और वो हमारे साथ हुआ है। मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ये मेरे इलेक्शंस के थ्रू सभी ने देखा। अब हम आते हैं ये ओबीसी की बातों के ऊपर। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही गलत साबित कर रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं है। प्लस इनके थ्रू कोर्ट तक ये बात गई है और कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है कि सहार यूनुस शेख और यूनुस शेख ओबीसी नहीं है। तो मीडिया ने कैसे ये सबके सामने स्टेटमेंट्स दे दिए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है, ये कैसा हराया फेम गर्ल, एक जो मीडिया ने मेरा नैरेटिव सेट किया है, कैसा हराया। वो फीलिंग जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है और अगर वो लाइफ में जीता है और ऐसे प्रेशर में जीता है जहां आपको एक रूलिंग पार्टी, आपके इलाके में एक रूलिंग पार्टी, एक पावरफुल एमएलए, उसको अगर आप हराते हो और आप एक यंग कैंडिडेट हो, यंग लीडर हो, आपने आपके डैड को स्ट्रगल करते हुए पूरी लाइफ देखा है पॉलिटिकली, और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है अपने डैड को सपोर्ट देते हुए, और वैसा इलेक्शन आप जीतते हो तो आपके दिल से क्या निकलेगा? वो दिल से निकली हुई बात थी, ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी थी कि वो वायरल हो गया। अब जब वो वायरल हो गया तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ उसी पे बेस कर दी सबने, कैसा हराया गर्ल, कैसा हराया, ठीक है, कुछ दिन तक समझ में आया, लोगों को अच्छा लगा। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुश होती हूँ क्योंकि इंडिया जब मैच जीता तो वर्ल्ड कप के टाइम सब बोल रहे थे और बहुत खुशी की बात थी कि मेरा स्टेटमेंट यूज़ किया जा रहा था और अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा था। बट जब इन चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की बात आती है, मीडिया प्रोपेगेंडा, मीडिया हेट, मीडिया अब्यूज़, सोशल मीडिया अब्यूज़, ये सब करके, तब वो कैसा हराया कन्वर्ट हो गया, कैसा भगाया, कैसा लटकाया, कैसा फंसाया, कैसा गिराया, कैसा हराया से सीधा ये सारे टॉपिक्स पे आ गए। क्यों? सिर्फ एक एलिगेशन के बेस पे कि नहीं, मैं मीडिया के जरिए लोगों से बात कर रही हूँ, मैं मीडिया के जरिए लोगों से बात कर रही हूँ। बोले बोलो। अगर न्यूज गलत था तो आपने तुरंत मीडिया के सामने आके खुलासा क्यों नहीं किया? बोलो, एक मिनट, एक बोलो। फेरी निकाल रही हो, आपकी पेंशन ना फेरी, बराबर? तो आपने जिस दिन न्यूज आया आपको लग रहा है वो न्यूज फेक है जी, तो आपने खुलासा क्यों नहीं किया? जी, तुमच्या ऑफिस पर्यंत संपूर्ण मीडिया येत होती,
तुमच्या वडिलांच्या संपर्कात होती, तुम्ही जी. वेळ मागत होता. जी. तुमच्या गटनेत्यांना आम्ही भेटलो. जी. गटनेत्यांनी असं उत्तर दिलं की त्यांच्या घरी कोणाचं तरी निधन झालंय, जी. त्यामुळे ते मुंबईत गेले. जी. आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तुमचा स्टेडियमला मॅच बघतानाचा व्हिडिओ जी. व्हायरल होतो, जो तुम्हीच स्टेटस ठेवलेला. तुम्हाला निधनची डेट विचारलं का गटनेत्याने? निधन कोणत्या डेटला झालं तुम्हाला विचारलं का? आम्हाला तुम्ही नसल्याचं कारण ते सांगितलं. तुम्ही इथे नसल्याचं कारण ते सांगितलं. आता पण तुम्ही मुंबईत नाही आहात, मुंबईत नाही आहात याचं कारण आहे की तुमच्या कुठेतरी घरच्या निधन झालं. हो हो हे आम्ही नाही सांगितलं, गटनेत्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितलं. हो तुम्ही विचारता डेट कुठली आहे, हे त्यांनी सांगितलं बरं, डेट आम्हाला माहिती आहे. नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि आप निधन के लिए गए बट नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिख रहे हो, इन्होंने बोला ना. तुम्ही मुंबईत नसल्याचं कारण आम्ही त्यांना विचारलेलं होतं, तेव्हा त्यांनी ते कारण दिलेलं. हाँ तो निधन हुआ था ना, झूठ नहीं है, सच है. नहीं, आपने बोला ना नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखते हो, तो मैंने बोला निधन कब हुआ, मैं वानखेड़े में कब दिखती हूँ, वो दोनों की डेट भी तो पता करो. अरे तुम्ही मला विचारलं ना, की गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही मला विचार. सर लिसन, यू जस्ट आस्क्ड मी की हमारे पार्टी के, तुम्ही मला विचारलं की माझ्या गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं की आमच्या फॅमिलीमध्ये निधन झालं है ना, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, आपने बोला कि नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखे, है ना. तो मैंने आपको ये बोला कि गट नेता ने आपको ये बताया, स्पष्ट तो नहीं किया था ना कि निधन कौन से दिन पे हुआ था और सहार वानखेड़े कौन से दिन पे गई थी, ये स्पष्ट हुआ था नहीं. तो यही तो कंफ्यूजन है जिसकी बात मैं कर रही हूँ. अगर 4 आपका जो सुनिए, हा बरोबर आहे. मेन मुद्दा तेच देखिए. आहे. नाही मेन मुद्दा बरोबर बोलतात ते आपलं और मैंने अभी सर आप बहुत हाइपर, आप मेरे डैड के टाइम पे भी हाइपर होकर सवाल कर रहे थे, आप बहुत हाइपर हो गए. क्यों, क्या हुआ? ईशान पानी, इनको थोड़ा सा पानी दे दो. तुमचं म्हणणं हेच आहे की क्वेश्चन मार्क कशाला लावलं तुम्ही? देखिए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया इसीलिए है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया, आपको अकेले को लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है. देखिए मैं सुनिए आपका मुद्दा मान लो. आप जो जिस तरह से मीडिया को दोषी दे रहे हो, वो बता रहे हो ना. मैं दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, मैंने दोषी ठहराया नहीं सर, आप मेरी बात ही नहीं समझे. अगर आप बोल रहे हो कि मैं दोषी ठहरा रही हूँ तो आप मेरी बात ही नहीं समझे. सुनिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ केसेस भी डाले. एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट करनी है. मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट तरीके से आपके सामने इसीलिए रखना जरूरी है. मैं 0 से शुरुआत इसीलिए करके 100 पे पहुंच रही हूँ क्योंकि मैंने किसी मीडिया हाउसिंग के खिलाफ कंप्लेंट डाली है, डेफेमेशन केस डाला है जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, सुफियान खान और लोकमत के खिलाफ, जिन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश करी है. मीडिया में झूठे एलिगेशंस लगाए गए, हम पे फेक डॉक्यूमेंट्स के एलिगेशंस लगाए गए और हमको झूठ और झूठा साबित किया गया, जिसकी वजह से हमको आपको ये बातें बताना ज़रूरी थी कि ये डेफेमेशन कहाँ से आ रहा है. क्योंकि आगे जाके लोग बोलेंगे कि इन्होंने मानहानि का केस कर दिया, ये कर दिया, उस पे से अलग स्ट्रैटेजी निकाल के हमको फिर किसी और तरीके से इल्ज़ाम लगाने की हम पर कोशिश की जाएगी. इसीलिए मीडिया में जो कुछ भी मेरे खिलाफ चला है और जिससे मुझे तकलीफ हुई है, मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरे पे हैरेसमेंट हुआ है मेंटली, इन सभी टैगलाइंस का जो भी मीडिया में चलाए गए हैं, हम बाहर करके वो चीज़ें बता इसीलिए नहीं रहे थे क्योंकि हम हमारी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ना चाह रहे थे और हम लड़ रहे थे. मीडिया प्रोपेगेंडा बनाया गया सामने की पार्टी की तरफ से और उस पार्टी को जवाब देने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है. और मीडिया को अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगा. मेरी मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है. और सर आपने बोला मेरा फ़ोन नॉट रीचेबल था, तो मेरे साथ इधर रिजवान कंटिन्यू कांटेक्ट में था, ये NDTV का रिपोर्टर है, मेरे साथ मंगेश भाई थे और दीपक भाई थे
और बहुत सारे मीडिया वाले थे जिन्होंने फ़ोन किया। मैंने कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया या कभी फ़ोन नॉट रीचेबल नहीं था, क्योंकि मुमरा में वोटर्स मैपिंग का काम चल रहा है, आरटीई का काम चल रहा है, आरटीई के एडमिट कार्ड्स का काम चल रहा था। हमने काम करते हुए ये सभी मुद्दों से डील किया। हाँ, भले आपको हम हमारे ऑफिस पे नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम फरार हो गए, ठीक है? चला चला बोलिए बोलिए, अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बताइए। आता काय ते हा तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगते की मी तुम्हाला कॉल करतो तुम्ही उचलला, पण मी हारूनही कंटिन्यू कॉल करत होतो, तुम्हाला देखील कॉल करतो, एकही कॉल उचलला गेला नाही। तुम्ही मला काय सांगितलं की दुसऱ्या दिवशी मी पत्रकार परिषद घेईल, तुम्हाला कॉल समोरून येईल, पण मला तुमचा कॉल आला चौथ्या दिवशी, हाँ। त्यावेळी तुम्ही पत्रकार परिषद घेऊन हाँ, क्योंकि 4 दिन SIR का काम चालू था। एकही कॉल तुम्ही माझा उचललेला नाहीये, हारूनही नाही उचललाय, फक्त पहिल्या दिवशी बातमी चालली, त्या दिवशी मी तुम्हाला कॉल केला, तुम्ही सांगितलं की तुम्हाला मी संध्याकाळपर्यंत सांगते, त्याच्यानंतर तुम्ही एकही कॉल माझा नाही उचलला। और रिजवान तुमको ये भी बोला ना कि भाई सब एलिगेशन फेक है, बोला ना कि आपको इसकी पूरी स्पष्टीकरण करके देंगे हम, बोला ना, बोला है, बात किया है। ये इल्जाम मत लगाओ कि नॉट रीचेबल थे। नॉट रीचेबल का इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम है। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, आवाम से पूछो ना कि सहार शेख नॉट रीचेबल थी क्या। अगर आवाम बोलती है तो सहार मानेगी कि सहार नॉट रीचेबल थी, लेकिन ये फेक एलिगेशन नहीं मानेंगे। मैं उससे नहीं बात कर रही हूँ, मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं इनसे बात कर रही हूँ। इनका ऐसा काम चालू है। देखो मेरा बात सुनो एक मिनट। अभी अभी आपने सहार की हो कधी अरे तुम्ही लावा अरे आज नाही उचलला आम्ही, उचलला ते सांग- माझ्या उचलला नाही, ये माझ्या फोन उचलला नाही, हे बरोबर बात नाही तुमचं टॉपिक म्हणणं, क्या माझं चालू है? ऐका। अभी सहार ने आप लोगों ने कहा उसी पण SIR चे चालू आहे काम SIR साहेब सगळ्यांचा उचलतो फोन, ऐका आता। उनको बोलो ना SIR के बोलते रहते अभी नगरसेवक अभी SIR तो चालू होता। मुद्दा हा नाही आहे हो, बरोबर हाँ आहे। तेच, उचलला किंवा नाही उचलला, तुम्ही ऑफिसला भेटला नाही मीडियाला, म्हणून त्या बातम्या आल्या. हाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। आमच्या शैलीवर तुम्ही हे आक्षेप घेऊ नका. नाही, तुमच्यावर तुमको कौन बोल रहा है भाई, तुमको नहीं बोल रहे। भाऊ 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 ऐका, 2 मिनिटं ऐका। गैरसमज हे मग तुम्ही सांगा, आम्ही जी बातमी देतो ती जर तुम्हाला खटकली असेल तर तुमच्याकडे पर्याय आहे ना, आम्ही डिफॉर्मेशन करून घेतो, आम्हाला केलाय ना, ते बोलते ना, कोणी काय सांगतो की मी डिफॉर्मेशनच्या नोटीस पाठवून दिलेल्या आहे आता, आणि किती करोडची 2-2 करोडची आम्ही नोटीस पाठवलेली आहे, हे पण तुम्ही नोट करा। ते जावेद सिद्दीकी ऐका, जावेद सिद्दीकी फरा सिद्दीकी, फरा तिची पोरी सुफियान सुफियान खान और गुड्डू खालू एनसीपी जो बहुत हमारे खिलाफ फेक जो है वो सोशल मीडिया पे चला रहा है, एनसीपी एसपी का नेशनल पेज नेशनल इंस्टाग्राम पेज है, उसको हमने नोटिस भेजा और है, लोकमत और उसने लोकमत का एक ये यूज किया है, क्या आर्टिकल, एक आर्टिकल यूज किया है जिसके अंदर विदाउट क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट लिख दिया कि सहार का सर्टिफिकेट बोगस है। तो हमने लोकमत को भी नोटिस भेजा है और उनको कल या परसों या तरसों तक ये नोटिस उनको मिल जाएगा। ये सहार का बोलने का मतलब था कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का करके एक गलत मैसेज चलाया तो उनको कहीं ना कहीं अंकुश लगना है। पहले के लोग मुमरा के अलग थे, आज एजुकेटेड लोग हैं, कानून से बात करेंगे। और हमने ये डिफॉर्मेशन का नोटिस भेजा है, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगा तो हम उनके ऊपर ये 2-2 करोड़ का डिफॉर्मेशन का गुना अपना केस पिटिशन फाइल करेंगे। चला आता आपल्या मुद्द्यावर या, मुद्द्यावर आता बोला, आता सांगा। दादा मुद्द्यावर या. नंतर त्याच प्रकारच्या बातम्या छापल्या गेल्या, हो त्यामुळे अनेक प्रकारचे संशय उद्भवत होते, बरोबर अनेक प्रश्नचिन्ह उद्भवत होते. बरोबर तुम्ही, शासनाची दिशाभूल केली होती, बरोबर. त्याच्या बातम्या लागल्या, त्याच अहवालाच्या बातम्या आम्ही दिल्या, त्यामुळे कुठेतरी तुमच्याही संपर्क झाला नाही. आता तुम्ही कुठेतरी थोडं वाईट झालं होतं, त्यामुळे तिकडे गेलं होतं, ते कारण तुम्ही द्या, तसं सांगा, तुम्ही मीडियावर आश्चर्य ओढू नका, भाव ऐका, बाजू मांडा. भाव ऐका, जे तुम्ही बातम्या दिला त्याच्याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही, ते तुमचं काम आहे, द्यायचेच आहे तुम्हाला, आणि आमचं पण बाईट तुम्हाला घ्यायचेच आहे, हे तुमचं काम आहे। आम्ही कोणाला सांगतो
म्हणजे तुमच्या बातम्यावरून हमको बोल सोशल मीडियावरून काहीतरी बनवून करे हा हो. कसा हा हे केला, कसा फसवला, फोटो वेगळा, हे वेगळा, असं हे लोकांनी केला की तुम्हाला आता आम्ही त्याची माहिती देतो की आम्ही त्यांच्या विरुद्ध नोटीस पाठवून दिलेले डिफॉर्मेशन का 2 करोड़ का। जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, उसकी बेटी सूफियान खान और गुड्डू खालू और एनसीपी, एसपी और लोकमत याची तुम्ही नोंद घ्या। युनियनच्या मुद्द्यावर हा बोला। सर्टिफिकेटवर चाललंय आणखी एक त्याच्यामध्ये तहसीलदारांनी सांगितलं होतं की तुमच्या जे सर्टिफिकेट आहे त्याच्यावर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिहिलेलं आहे बरोबर बरोबर त्याच्याबद्दल काय सांगा? ते तुम्ही कलेक्टर त्यांना विचारा ना, ज्यांनी दिलेली अधिकारीने सही केली, आम्ही हो म्हणून घेतले बरोबर। त्यावेळी 15 वर्षापूर्वी 15 वर्षापूर्वी म्हणजे 38 वर्षाचा असू मी, 15 वर्ष 38 11 ला भेटला सर्टिफिकेट, भेटला हो भेटला, साहेबांची साई भेटली, चला घरी। पण ते साहेबांचं काम होतं ना, महाराष्ट्र नाही लिहिलेला आहे, काय लिहिलेलं आहे, कसं साई केले तिने, तेच साहेब आमच्या जे कंप्लेनर आहे त्यांना पण सर्टिफिकेट आहे, तिची सर्टिफिकेट बरोबर तेच ऑफिसरच्या सही आहे ना, बरोबर आहे। मराठी जर अशी तशी वेगळी चालली तर चालवा भाव होता, काय करतो हो नाही हा काकाच्या हा बोलून द्या, काकाच्या जातीच्या दाखल्यावर ते होऊन आलेले आहे, बरोबर आहे। 1 मिनिट, बरोबर आहे, कारण काकाच्या जातीचा दाखला सबमिट करून आम्ही आमची जात सिद्ध केली की आम्ही हे जातीचे आहे असा। फैमिली ट्री बताना पड़ता है आप जब ओबीसी सर्टिफिकेट बना। आणि डीम डेटची अगोदर आम्ही महाराष्ट्रात आहे 1958 पासून, ते सिद्ध करायला आमचे वडिलांचे काय स्कूलचे सर्टिफिकेट आम्ही सादर केले। आणि हे तुम्ही त्याच्यात आता पेपर आणलेले ते तुम्हाला देतो, त्याच्यात म्हटलेलं आहे स्पष्ट शब्दात कि डीम डेट के पहले जो महाराष्ट्र में है वो माइग्रेंट नहीं कहलाते। डीम डेट के वक्त आप महाराष्ट्र के अलावा कोई और स्टेट में रहते हो तो आप जब महाराष्ट्र में आओगे आप माइग्रेंट कहलाओगे। तो मेरे पिताजी 1958 से महाराष्ट्र में है, मेरा जन्म 1973 में भांडुप में हुआ, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ। मैंने 58 का लिंक मेरे डैडी का दिखाया, दैट मीन्स डीम डेट के अंदर हम आ गए। और उसके बाद काका का सर्टिफिकेट लगा के हमारी जात बता दिए। जो कलेक्टर थाना वाले ने जाके उसको फिर से वेरीफाइड करके मंगाया। सिंपल है, इसमें कोई फॉर्जरी, कोई मेरे जमा किए हुए डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ हुई है, मैंने जो पिताजी का डॉक्यूमेंट जमा किया वो मैं आप स्कूल से निकाले, वो झूठ निकला तो मैं आरोपी, मेरे ऊपर फौजदारी, उसके अलावा भी कौन से केस लगते हैं आप लोग लगा दो। मेरा सर्टिफिकेट जो मैं आज शो कर रहा हूँ, अगर वो थाना तहसीलदार ने नहीं दिया है तो थाना तहसीलदार की टोकन की यादी, इसके अंदर हमारा नाम कैसा मेंशन है, वो भी कॉपी हमारे पास है। अभी तो बहुत ऐसे सबूत है, अभी पूरे बांध हमने छोड़े नहीं है, कुछ बांध रखे कि भाई आगे जाएंगे तो फिर चलाने के लिए काम आएंगे। कलेक्टरला आज तक्रार केलेली आहे की हे जे उमेश पाटील तहसीलदार आहे यांनी पक्षपात केलाय आणि वन साइडेड रिपोर्ट पाठवलेली आहे। आम्ही जे त्यांना सांगितले ते त्यांनी रिपोर्ट मध्ये नोंद केली नाही, त्याची माहिती आपल्या वरिष्ठांना दिली नाही। ते वन साइड करून 2-3 दिवसात भाऊ तुम्ही सांगा को याच्या 15 वर्षापूर्वीचा सर्टिफिकेट, त्याच्यावर 2 सर्टिफिकेट नंतर आम्ही काढले, त्याच्यानंतर 2 व्हॅलिडिटी काढले, तर तुम्ही 2 दिवसात तिला हे करू शकता का? कोणाला विचारला? आम्हाला सांगितलं का? नाही सांगितलं की तुम्ही कुठले पेपर दिले आणून दाखवा, काही सांगितलं नाही भाऊ। एक दिवस, फक्त 1 दिवस हेअरिंग घेतली उमेश पाटील आणि हे सगळं केलंय। समोरच्याला पण हे दिलं पाहिजे ना। त्यांचं म्हणणं आहे की तुमच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती जात पडताळणी विभागाकडे केलेली आहे। भाऊ देखो पुढे जे यांच्या पुढे स्क्रुटनी कमिटी आहे, एसडीओ स्क्रुटनी कमिटी,
ज्यावेळी ते आम्हाला पत्र पाठवणार, नोटीस पाठवणार, आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन आपले पेपर सबमिट करणार और जरी त्यांना असं वाटेल की आम्ही गलत आहे, चुकीचे आम्ही सर्टिफिकेट दिले, जे पण केलेले ते डिसाईड करणार ना, तहसीलदार डिसाईड करू शकत नाही. ऑथॉरिटी त्याच्या याच्यामध्ये ज्युरिडिक्शन मध्ये येत नाही. मला वाटतं येणाऱ्या काळात मुंबईमध्ये पतंग कट होणार का या पतंग जोरात उडणार येणाऱ्या काळात. पतंग हे ते सगळ्या लोकांना आता काय म्हणायचं त्याचं कपकपी चाललेली आहे की कशा तरी पतंगला थांबवायला. बघा हिंदुबाईच्या मांजा लई मजबूत चांगला दिसतो, वर चाललेली आहे, कुठेतरी याला अंकुश लावा, पण ते लागणार नाही. तुम्ही आपले भाऊ बंधू सगळे बसलेले बघा, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ. आज भी बेटी इलेक्शन के बाद भी बेटी इंडिया में फेमस हुई. अभी तुमने बोला बोकस है तो भी इंडिया में फेमस हुई. अभी हमने आके बोला बोकस नहीं है तो भी इंडिया में फेमस. सर, तुम्हाला मागासवर्गीय म्हणतात, तुम्हाला म्हणजे तुमचा मुंबईमध्ये एमआयएम पक्ष वाढतोय, हो. निवडून आले. बरोबर. आता तुम्हाला बदनाम करण्यासाठी किंवा तुम्हाला तुमचं राजकीय वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही मागासपासून म्हणाला की राष्ट्रवादी, अजित पवार गट आणि शरद पवार गट हे दोन्ही गट एकत्र आले. म्हणजे ज्या दोन गटांमध्ये आतापर्यंत वैमनस्य होतं, वैर होतं, ते केवळ तुम्हाला हरवण्यासाठी मुंबईत एकत्र आले. कारण ते काय दोस्त का तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये जुनी कहावत है कि भाई तेरा भी टारगेट ये है, मेरा भी टारगेट ये है, तो चलो ये मामले में सेटलमेंट करते हैं. ऐसा हुआ होगा, मैं इसका वादा कंफर्म नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो जावेद सिद्दीकी है वो एनसीपी पार्टी का एक गढ़ी, और जो साजिद अंसारी है वो एनसीपी एसपी का है. अभी मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता साला, कौन इसमें तुतारी में कौन घड़ी में, कल वो इधर था परसों वो इधर था. अच्छा हुए दोनों से छुटकारा खाया. सर, दुसरा प्रश्न असा आहे की निवडणुकीच्या निकालानंतर सर मॅडमचा एक डायलॉग जो फेमस झालेला कैसे हराया, कैसे हराया या जो डायलॉग झालेला त्याच्यामुळे म्हणजे हे सगळं नाही त्याच्यावर चिडून त्याची जो प्रसिद्धी झाली ना, माझी तुमची सगळ्यांचीच बोली आहे, त्याची प्रसिद्धी देतो, प्रसिद्धी झाली त्यामुळे त्यांना कोणाची प्रसिद्धी आवडत नाही. माझ्या पुढे कोणी नाही, मी मोहरामध्ये चालणार, आम्हीच चालणार, तू मी भाव घेऊ सगळा असं चालणार नाही. आता नवीन लोक येणार आहे, नवीन नसल एज्युकेटेड लोक येणार आहे आणि आलेले आहे. हे इलेक्शन मध्ये आज तुम्ही बघा किती नवीन चेहरे कॉर्पोरेशन मध्ये आले आहेत. आणि आज जी पद्धतीने काम चालले ठाणे महानगरपालिका, पाण्याची तकलीफ, हे तकलीफ, ते तकलीफ, फौरन आवाज उठाले. पहले के जैसा नहीं कि भाई महासभा खत्म हो गई, महासभा खत्म होने के बाद भी मेरे सामने, मैं पीछे बैठा था, साहब ने विनोद पवार साहब को आवाज दी, साहब कहाँ जा रहे, रुको, हमारा पानी के मसले में तो बात ही नहीं हुआ. बोलणारे लोक आलेले आता, और काम करणारे लोक आलेले, म्हणून त्यांना हे आवडत नाही. सर मॅडम, तुम्हाला एक प्रश्न असा आहे की आता उमेश पाटील तुम्ही काय कारवाई करणार आहात, हा पहिला प्रश्न. देखिए, हमने लेटर दिया है आज उनके अगेंस्ट में कि उन्होंने जितना भी रिपोर्ट बनाया है वो वन साइडेड रिपोर्ट है. मेरा मराठी थोड़ा सा वीक है. नहीं मुझे नहीं चलता, आपको चलता है, मुझे नहीं चलता है. क्या मैंने बोला ना अभी, उमेश पाटिल के बारे में आप बात करें ना. उमेश पाटिल नहीं, पण मी कंफर्टेबल नहीं है सर मराठी में बोलने के लिए. वो थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो जाए. आप देखिए, आप सोशली थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह फेमस हूँ मैं, और मैं मराठी के लिए ट्रोल नहीं होना चाहती प्लीज़, क्योंकि महाराष्ट्र की बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है. मराठी अस्मिता को मुझे कोई ठेस नहीं पहुंचानी. मेरे मुंह से कोई भी एक ग्रामेटिकल एरर निकलने की वजह से, तो प्लीज़ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, और आप मुझे फोर्सफुली बोल भी नहीं सकते कि कोई एक भाषा में बात करो. हाँ, तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, मैं इंग्लिश में बोलूँ. सर बहुत सारे चैनल है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है. चैनल मराठी है, चैनल के बेसिस पे थोड़ी ना हम बात करेंगे. अभी देखो, अभी ऐसा है, आप तो बोलेंगे चैनल गुजराती है तो क्या गुजराती भी सीख गए, ऐसा नहीं चलणार भाऊ. आम्हाला बोला ना, कितना बोला,
पप्पा ने कितना मला चालेल बोला माझ्या मीम बनवा, चीम बनवा, जीम बनवा, मला काय नाही. पण कसं काय मुझे नहीं चलता हा, है सब. माझी पण मराठी एकदम परफेक्ट नाहीये, पण शिकलोय, पोलिसांनी शिकवलेली आम्हाला, शिकलोय आम्ही. थैंक यू. अच्छा लगा आपने हिंदी में पूछ लिया मेरे से सवाल. थैंक यू. तो हमने यस उमेश पाटिल सर जो हमारे तहसीलदार हैं उन्होंने वन साइडेड रिपोर्ट पास की है, तो उसके लिए हमने उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट की है कि उनको सही रिपोर्ट्स आगे आप रखें, क्योंकि उस रॉन्ग रिपोर्ट की वजह से पब्लिकली हमारा बहुत बेइज्जती हो गई है, डिफेम हो गए हम, और वो रॉन्ग एलिगेशंस के बेसिस पे हुआ है. तो ये जितना भी रिपोर्ट उमेश पाटिल सर ने पास किया है ये बेबुनियाद है. हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स को लेकर मेरे वालिद के उन्होंने जो भी कहा है कि वो माइग्रेंट है, उनको महाराष्ट्र का रहवासी ही नहीं बता रहे, वो बोल रहे हैं कि ये गाजियाबाद में रहते हैं, और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे भी प्रूफ कर दिया कि मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, जबकि मैं यही रही हूँ हमेशा से. मेरा स्कूल थाने में था, बिलबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल. मैंने केलकर कॉलेज से मेरा कॉलेज कंप्लीट किया है. तो ये सभी एलिगेशंस जो उनकी रिपोर्ट में पास किए गए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं साबित करने की कि हम माइग्रेंट्स हैं, हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, उस एलिगेशंस को लेकर के हमने अपने एक्शंस लीगली लिए हैं. और वी आर ऑल्सो इशूइंग अ लीगल नोटिस एंड इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. If required, we will claim damages also by initiating appropriate proceedings against all the people जिन्होंने हमारे को लेकर डिफेमेशन किया है, हमको डिफेम करने की कोशिश करी है. तो ये लीगली एक्शंस हमने लिए हैं हमारे लॉयर्स के थ्रू. अभी एक बहुत माहिती जो हमने मांगे थे इसके बारे में बहुत झूठा माहिती अधिकार से रिपोर्ट आया है. अब इसके अंदर जो है हमने टोकन नंबर होता है, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एक टोकन नंबर होता है, जो जिसके कास्ट सर्टिफिकेट होंगे उनको पता होगा. वो टोकन नंबर के बारे में हमने माहिती डाला था कि इस टोकन नंबर के ऊपर किसका नाम है. जैसे 10-12 थे, एक मैंने मेरा भी डाला था, जावेद का भी डाला है. तो तहसीलदार कार्यालय से हमको लिख के दे रहा है की आपण मागणी केलेले टोकन क्रमांकाच्या अनुषंगाने व दिनांकानुसार संचिकेत तहसीलदार कार्यालयाच्या अभिलेखात शोध घेतला असता सदरची संचिका या कार्यालयात आढळून आली नाही. त्यामुळे आपण अपेक्षिलेली माहिती पुरविता येत नाही. तो ऐसे हमारे ये जो टोकन नंबर है लाखों, ये बहुत बड़ा इशू है. लाखों सर्टिफिकेट्स को अगर ये ऐसा ही बोल देंगे अपनी गलती की वजह से, दे डोंट हैव रिकॉर्ड. उनके पास 2008 के बाद से 12 तक का रिकॉर्ड नहीं है मेरे ख्याल से, 11 या 12, परफेक्ट डेट में बोल नहीं सकता हूँ. 4 साल का रिकॉर्ड उनके पास जानबूझ के हटा दिया या किधर मिसप्लेस हो गया या जो भी हो गया. मगर उसमें कई कास्ट सर्टिफिकेट के लोग जो एसटी की जमाती के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, कल उनके लिए किसी ने हमारी तरह अगर ऑब्जेक्शन लिया तो तहसीलदार उनको ये लिख के देगा कि आड़ून आलेले दिसत नहीं, तो उनका जो सर्टिफिकेट फेक कहलाएगा. इसके ऊपर आवाज उठाएंगे हम लोग, और बहुत बड़ी आवाज उठाएंगे, और इसको बड़ा तहसीलदार के अपना थाना कलेक्टर ऑफिस के सामने ही इसके लिए हम आवाज उठाएंगे. और ये जो बोल रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट फेक है, या आपने जैसे पूछा कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मिसिंग है, तो अगर कंप्यूटर की किसी इशू की वजह से कितने 2011 है ना, 2011 में बनाए हुए सर्टिफिकेट को 2026 में ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है उसके ऊपर, उसके दौरान कितने जीआर्स आ जाते, कितने जीआर्स चेंज हो जाते, कई सारी चीज़ें होती. जैसा अभी डैड ने आपको बताया कि हमारे अलावा उस ओबीसी की लिस्ट में कई सारे ओबीसी जाति के लोग हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया है, और उन्हीं ऑफिसर ने साइन किया है उनके भी सर्टिफिकेट्स पे जिसने हमारे सर्टिफिकेट पे किया है. तो क्या वो सभी के भी सर्टिफिकेट्स फर्जी है? ये मेरा सवाल है उन लोगों को जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया हमारे ऊपर कि हम फर्जी है, हमारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी है. और दूसरा, अगर ये इतने सारे लोग फर्जी है तो फिर मुझे लगता है कि ऑफिसर ही शायद फर्जी है, क्योंकि वो साइन कैसे कर रहे हैं फर्जी लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जांच करने के बावजूद भी.
तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, आरोप भी बहुत गंभीर है। इसको हम इसीलिए लीगली प्रोसेसिंग और इसकी प्रोसीडिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको लॉफुली और हमको लॉ पे भरोसा है, हमको संविधान पे भरोसा है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारा कोई एक डॉक्यूमेंट फर्जी है, ना मेरे दादा जिनको वो रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद है, कोई भी फर्जी नहीं है, ना ही कोई माइग्रेंट है। हाँ, मेरे दादा गाजियाबाद में पैदा हुए हैं, बट वो 1955 से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अपनी स्कूल कॉलेज उन्होंने यही करी है, और मेरे डैड भी। तो जितने भी लोग ये इल्ज़ाम हम पर लगे हैं, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, और हम इसको कोर्ट में देखेंगे, और जिन्होंने भी ये एलिगेशंस लगाए हैं हम उनको भी कोर्ट में जवाब देंगे। पण जे उमेश पाटील आहेत त्यांच्याबद्दल लेखी तक्रार दिलेली आहे. हो, लेखी दिले आज दिले त्याच्या कॉपी बघतो दलवी है। बघतो असेल. हा बोला. हा मुस्लिम कोई जात रहती नहीं. पिताजी के लिव्हिंग के ऊपर मुस्लिम नोंद आलेली आहे, बरोबर आहे. म्हणूनच मी काकाच्या मागवले ना युपी वरून. का मागवला? जर पिताजीची सर्टिफिकेट वर मुस्लिम तेली असता तर मला काकाची लावायची गरज नव्हती भाऊ, बरोबर. मॅडम, तुम्हाला आता हे सगळं वाद चाललं आहे, सगळं तुम्हाला हे टार्गेट दिलं जातं जी त्याचं मेन टार्गेट आहे की तुम्ही नगरसेवक आहात. जी प्रेझेंटली तुम्ही नगरसेवक आहात. तुमचं आता नगरसेवक पद कुठेतरी तुम्ही जे काम करता ते काम कुठेतरी थांबावं, यासाठी काही गोष्टी होत असतील, तो आमचा भाग नाहीये. पण तुम्हाला महापालिकेकडून काही असं आलंय का, खुलासा मागण्या तुमच्याकडे आलाय का, किंवा आज दिया ना लेटर रे. थांबावं तुम्ही महासभेत नाही. अशा बाबतचे काही खुलासे तुम्हाला असं काही बिल्कुल नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ कि ये इतना इलेक्शन के बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। हमारे पीछे जो भी इन्होंने स्टार्ट किया, मैं समझ गई आपके ट्रिक्स, आपके एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ समझ गई। थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन के लिए। बट टीएमसी की तरफ से ऐसा कुछ भी सामने से हमको समन नहीं आया है, और किसी से भी कुछ बोला नहीं गया है कि आपका नगर सेवक पद रद्द होने वाला है या डिस्क्वालीफाई होने वाला है। ये जो आप तहसीलदार के खिलाफ जो लेटर पूछ रहे थे, हमने जो ये, हाँ हम आपको देंगे, ये इसका लेटर है फिलहाल। जो आप बोल रहे थे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि काम में अड़चने लाने की कोशिश की गई, बट हमारा काम रुका नहीं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे आज से नहीं और इलेक्शन के दौरान से नहीं, हम पिछले 20 साल से मेरे डैड काम कर रहे हैं और मैं पिछले पर्सनली 7 साल से काम कर रही हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे हमारा एक सिस्टम बैठा हुआ है जिसके ज़रिए हम लोगों के काम, भले हम पावर में थे या हम नहीं थे, हमने काम उसी तरीके से किया है, चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे वो ये दौर हो जब हमको सताने की कोशिश की जा रही है, साजिशें रची जा रही है, काम उसी तरीके से चल रहा है। हमारे इलाके की वोटर्स मैपिंग का काम चल रहा है, SIR का काम बहुत ज़ोरों शोरों में चल रहा है, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हेल्प डेस्क लगाकर हर डेस्क पे मेरा विजिट होता है रोज़। इसीलिए मैं आपको ऑफिस पे जिस वक्त आप आए थे नहीं मिली, क्योंकि मैं इलाके में हेल्प डेस्क पे लोगों के SIR का काम कर रही थी। तो ये जो काम है वो हमारा कभी बंद नहीं हुआ और लोगों ने कोशिश की, बट ये कभी बंद होगा नहीं। हमको चुना गया है भगवान की तरफ से लोगों का काम करने के लिए, और हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। इन्होंने कंप्लेंट की, उनका कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी खिलाफ मामला पीएल दाखिल करने। कौन? इन्होंने कंप्लेंट की, वो करने वाले, वो आप करने वाले। उनका कहना है कि रिपोर्ट आयोग को आपसे भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए ना, तो वो उनको अगर डाउट है तो वो उनसे पूछे, वो देखेंगे, उनका लुकआउट है। ये बेटा ये लो जरा बांटो। ये देखो, ये आपको जो माइग्रेंट और जो अधिनियम महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 4 सितंबर 3, 2012 शके 1934 ऐसा कुछ है। इसके अंदर ये सारे रूल्स है, आप लोग देख सकते हैं। जो 2-4 लोगों को भाई को दो एक कॉपी, इनको दो। नाही घ्या ना हो भाऊ, सगळे घ्या, असं नाही। पेपर पैसे देऊन आले। नॉलेज याच्यामध्ये वाढणार, नॉलेज वाढणार। सांगितलं 2011 ला जी स्क्रुटिनी कमिटी होती ज्यांनी तुम्हाला इश्यू केले सर्टिफिकेट
त्यांना काही प्रश्न विचारले आहेत का ठाणे तहसीलदार आणि उमेश पाटील यांनी? नाही त्याची काय माहिती जाणीव आम्हाला नाही आहे, कारण आमच्या सांगितलं ना तुम्हाला दोन दिवसामध्ये एकच दिवस उमेश पाटीलनी हिअरिंग घेतली आणि हे अहवाल सादर करून टाकला की असा खोटे आहे, हे आहे ते आहे म्हणून. आम्ही आज तुम्हाला आमच्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ सिग्नेचर दाखवले. माझे वडीलचे स्कूलचे दाखले, काकाचे यूपीचे सर्टिफिकेट दाखवले आणि यूपीला जे कलेक्टरनी व्हेरीफाईड केले इथून ते पण तुम्हाला दाखले 2 वेळा केलेले आहे. तर आमची चुकी कुठे आहे? आमची चुकी कुठे आहे तुम्ही सांगा. सगळे असं देखील बोललं जात आहे की तुम्ही त्यावेळेस जे कागदपत्र पुरवलेले ते कागदपत्र सुद्धा काहीतरी म्हणजे खोट्या आधारावर पुरवलेले असं देखील आरोप आपल्यावर केला जात आहे. तुम्ही सिद्ध करा. माझे सबमिट केलेले डॉक्युमेंट जर फेक असेल तुम्ही सिद्ध करा. आहे ना म्हणजे आता दाखवले ना माझं सर्टिफिकेट, तुम्ही बघितलं नाही का? एक बार फिर से देख लो. पकड़ बेटा. हे बघा हे माझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट थाना. पापा बैठ के बताओ वो तुम्हारे लेंथ पे क्या सर्टिफाईड कॉपी होती ते त्यांनी कुठून आणले मला माहित नाही. ते विना सहीची पेपर कुठून आणले मला माहित नाही. माझ्याकडे सहीचा पेपर आहे. आता आपण कधी मात्र शाळेत पेपर लावून झेरॉक्स काढता, काहीतरी आपल्याला लपवायचं आहे ते असू शकतो. असा असू शकतो कारण माझ्याकडे सही आहे. बघा तुम्ही बरं भाऊ तुम्ही केलेलं वाटते असं नाही. एक मिनट एक और रिक्वेस्ट है मीडिया से, बस इतना टाइम रुके 5 मिनट और. अभी तो मीडिया के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, ये बच्ची बताएगी फिर बोलेंगे इल्जाम नहीं है. वो थोड़ा सा वो जो आया भाव तुम्ही तो आहे आम्हाला न्याय देणार कोण आहे? तुम्ही दाखवणार वरून पोचणार तर आम्हाला न्याय भेटणार. जो मीडिया का आपको मैं बता रही थी, ये मुझे माशाल्लाह से मैसेजेस आए हैं. देखिए ये जो मैसेजेस है ना, नेक्स्ट करो प्रेम. मुझे कहा ये देखिए मैं जो आपको मीडिया की फॉल्स प्रोपेगेंडा बता रही थी, फाइल लेने की वो सोशल मीडिया में कैसे इम्पैक्ट करता है, मैं वो बात को क्लियर आउट करने के लिए आपको बता रही हूँ. तो पीछे दिया हूँ तो रात के पास गई है. वो तो गया नहीं. गलत स्टेटमेंट में आया कुछ हो गया है. ना. पीएसएल दूसरी तरफ चालू है. पीएसएल पाकिस्तानी प्रीमियर लीग को बोला जाता है. तो ये तरीके का जो हेट फैलता है किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगने के बाद, क्योंकि हम मुस्लिम है ना, तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आपके चले पास जाओ. लेकिन भाई एक भूल और आपके गए पास है. कि हम एक और है, हिंदुस्तानी दो हैं, एक में ऊपर डाला से रहेगा. मुस्लिम हैं. और ऐसी बातें ढूंढ करेंगे लेना हमारे भाई, साथ तो हम ढूंढ लेना, छोड़ेंगे हाँ. नहीं. इसीलिए मैंने अगर इनके मैं नाम WhatsApp छुपाए नहीं है. मीडिया में इनके नाम भी जानने चाहिए. जो लोग गालियां देते हैं और जो लोग गलत बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान जो करते हैं, वो मीडिया में कभी कुछ फॉल्स नैरेटिव को देखकर लोगों में आग लग जाती है, भड़क जाते हैं और फिर उसका जो नतीजा है वो ऐसा सोशल मीडिया ट्रोलिंग के जरिए होता है. लड़कियों को अब्यूज किया जाता है, मेंटली हैरेस किया जाता है. मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ और मेरे साथ अगर ये हो सकता है तो आप सब सोचिए कि इंडिया में कितनी लड़कियां, और इंडिया छोड़ दीजिए दुनिया में ही सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से कितनी लड़कियां इस चीज से हर रोज गुजर रही है. मुझे कई लड़कियों के मैसेजेस आते हैं. साइबर क्राइम का एक्शन जो ऐसे लोगों पे होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं लिया जाता है. इसीलिए हमको इसके लिए भी कुछ स्टेप लेना चाहिए. आज की एक न्यूज है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी. नमिता थापर की एक न्यूज है जो कि शार्क टैंक की जज रह चुकी है
और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उनको बहुत गलत तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। प्रिंट नेक्स्ट करो और ये इसके आगे का भी दिखाओ इनको। ये देखिए, ये मेजॉरिटी लोग यही बोलते हैं। और क्यों इस कंट्री से जोड़ा जाता है हमको पता नहीं, इसका पूरा इतिहास पता है, पूरा हिंदुस्तान इसके इतिहास का गवाह है। इसको हमसे अलग होके कई साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस कंट्री के नाम से हैरेस किया जाता है और ये बंद हो जाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं और मैंने हर बार ये बात बोली है और राहत इंदौरी साहब ने भी बोली कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये जो पाकिस्तान पाकिस्तान बोल रहे, बांग्लादेशी बोल रहे, आतंकवादी बोल रहे, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, इनका जाति प्रमाण पत्र सही तरीके से चेक करो। आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि खुद का चेक करो, शायद आपको आपके पूर्वजों की याद आ रही है जो वहाँ बैठे हैं, या फिर शायद आपका बुलावा वहाँ से आ रहा है। जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है और या वो बोल नहीं सकता। कभी कभी चुप रहना समझदारी होती है, ताकि हमारी भी तरफ से कुछ ऐसा नहीं निकल जाए कि वापस से कुछ लोगों के बीच में झगड़े फैल जाए। बट मैं फिर भी ये बात सामने इसीलिए लाना चाह रही हूँ क्योंकि नमिता थापर के साथ भी ये हुआ और आर वर्ड की गाली जो लड़कियों के लिए बहुत यूज की जाती है, द आर वर्ड, वो नमिता थापर शार्क टैंक की जज है, ये सोशल ये है, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसके लिए भी ये सब यूज किया गया, उसको ट्रोल किया गया बहुत बुरी तरह से। और उसने आज खुद सामने आकर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने कहा कि हमारे लिए कोई बात नहीं करेगा, वी हैव टू स्पीक अप फॉर आवरसेल्व्स, और वो बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है, उसको बाहर लाओ, उसके बारे में बात करो। और उसको सोच सोच के कई लड़कियों ने सुसाइड किया, ये सारी चीजें लीड्स टू सुसाइड। तो ये इतना सीरियस मुद्दा है, हमको बात इसीलिए करना मुझे इस पे जरूरी था क्योंकि मेरे केस में भी ये कहीं ना कहीं सेम चीज रिपीट की जा रही है जो कई सारी लड़कियों के साथ ऑन अ डेली बेसिस हो रहा है और ये रियलिटी है। तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो नौजवानों के पीछे जो आगे बढ़कर हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे, अपने इलाकों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, उनको गिराकर, उन पे प्रेशर डालकर, उनको दबाकर नीचे गिराने की कोशिश जो पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इन चीजों पर ध्यान दें, अपने देश को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, अपनी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें, लड़कियों की सेफ्टी पर ध्यान दें, रेप केसेस के कानूनों को सख्त करने पर अपना ध्यान दें और ये हिंदू मुसलमान करना बंद करें। क्योंकि मैं बचपन से हिंदुओं के घर में पली बड़ी हूँ, मैंने खाना खाया है। आज जब जहाँ आप ये मौजूद है जिस हॉल में, ये भी मेरे दोस्त का हॉल है जो कि हिंदू है। तो ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच में आप एक नफरती माहौल बनाते हैं आपके स्टेटमेंट्स के जरिए, आपके फेक स्पीचेस के जरिए, इसको बंद करना जरूरी है। किसी का जात, किसी का धर्म, किसी का रिलीजन उस इंसान को डिफाइन नहीं करता, उसकी इंसानियत, उसका कैरेक्टर उसको डिफाइन करता है। तो किसी भी धर्म और जात के पहले इंसानियत को बढ़ावा दो, इंसान बनो, यही गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। और मीडिया से भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त दिया। और आगे भी हमारे जो प्रोसीडिंग्स रहेंगे लीगली, जिस तरीके से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उनके साथ जो हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इसके बाद हम खुद भी आपको टाइम टू टाइम अपनी दिया था ना, जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हुई है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आगे ना हो, हम मेक श्योर करेंगे। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम आज की कॉन्फ्रेंस के लिए अपना सभी फैक्ट्स रेडी करना चाहते थे। मैं बिना फैक्ट्स के कलेक्टर वाला ना, और आपको पेपर इसीलिए कलेक्टर वाला, हम पेपर वर्क में विश्वास करते हैं। तो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। हेलो, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हमारे से बोलने में कोई गलती हुई, मराठी बोलने में कोई चूकी झाली, तो हम माफी चाहते हैं। उसके लिए आगे कोशिश करेंगे और बेहतर लैंग्वेज और बेहतर तरीके से आपसे बात करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। फोटो निकाला था, कौन सा वाला?